जब जब हम पीएसएल की बात करते हैं, जब जब हम पीएसएल की सक्सेस देखते हैं, जो पीएसएल जिनका ब्रेन चाइल्ड था, हमारे साथ मौजूद हैं द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पीएसएल सलमान सरवर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन एंड होप यू आर वेल। जी सलमान साहब, बिल्कुल खैरियत से, आई होप आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं। बट सलमान साहब, आज हमारा जो मेजर फोकस होगा ना, वो होगा कि हम कैसे बाकी खेलों की इम्पोर्टेंस उतनी बढ़ाएं जितनी क्रिकेट की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक टाइम में होती थी पाकिस्तान में इतनी। हमने हमारी पास्ट हॉकी ग्लोरीज, हमारी पास्ट स्क्वॉश ग्लोरीज, इवन टेबल टेनिस में हमारी बड़ी ग्लोरीज थी, मगर उसके बाद एकदम से सब डीरेल होता चला गया। स्पॉन्सर्स नहीं तो फंड्स नहीं तो ये नहीं। मगर मूविंग किसी भी स्पोर्ट्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम पीएसएल की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं। बट आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंच चुकी है या अभी भी बहुत मार्जिन है? वेरी गुड क्वेश्चन सवेरा। मैंने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग अपनी पोटेंशियल पे आधी पहुंची है और आधी नहीं पहुंची है। मैं क्यों कहता हूं? सिंपली पुट, अगर आप ये देखें कि ये फ्रेंचाइज लीग है, फ्रेंचाइज लीग को अगर आगे बढ़ना है तो इसको कमर्शियली और फ्रॉम अ ब्रांड इमेज पर्सपेक्टिव सक्सेसफुल होना जरूरी है। हमारी लीग जो है वो इट शुड बी इन द टॉप 2-3 लीग्स, यू नो, फ्रेंचाइज लीग्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारी मार्केट माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। ये क्यों नहीं आगे गई? इसकी वजह यह है कि हम इसको अभी तक एज एन इवेंट रन करते हैं, एज अ फ्रेंचाइज प्रोडक्ट हम नहीं रन करते। पिछली दफ़ा भी आई थिंक मैं जब आपके प्रोग्राम में था तो मैंने काफ़ी बात की थी अराउंड फ्रेंचाइजिंग। ये प्रोडक्ट जो है, ये फ्रेंचाइजिंग जो है इसका बैकबोन है जी। और इसका मतलब ये होता है कि एक फ्रेंचाइज है, उसके फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स को इवेंचुअली उनके फैंस को आप एक फ्रेंचाइज मोनेटाइज करती है। ये मोनेटाइज करने का तरीका जो है, ये कौन लेके आएगा, कौन बताएगा, कौन फ्रेंचाइजीज को गाइड एंड गाइड करेगा, ये जो रेगुलेटर है उस स्पोर्ट का, उसका काम होता है, स्पेशली जब आप नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो हमने ये देखा कि जो रेगुलेटर है उसको इवेंट करने आते हैं बहुत अच्छे। तो इवेंट तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, जिसके वजह से ब्रॉडकास्टिंग राइट, सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, गेट मनी वगैरह जो है वो तो आ गया। मगर ये जो फ्रेंचाइजिंग है ये नहीं हुआ, और उसकी वजह से आज आपके जो इवन दो आपके सेंट्रल राइट्स डबल और ट्रिपल हो गए, मगर आपकी फ्रेंचाइजीज की जो इनकम है, जो रियल इनकम फ्रेंचाइजिंग से आती है, वो नहीं बनी। तो आज आप इस हाल में हैं जब जो कि ये फ्रेंचाइजीज कह रहे हैं कि जी ये जो प्लेयर पैकेजेस हैं इनको कम किए जाएं। तो अगर प्लेयर पैकेजेस को आप कम करेंगे तो आपके पास टॉप प्लेयर्स नहीं आएंगे। और आज जो आप फ्रेंचाइज दुनिया में देख रहे हैं कि अब फ्रेंचाइज होल्डर्स जो हैं वो जाके फर्क मुल्कों में टीम्स खरीद रहे हैं। और अब बात हो रही है कि प्लेयर्स को जो है वो पूरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो वो नेशनल टीम के बजाय वो फ्रेंचाइज के लिए खेलना शुरू कर देंगे। तो अगर फ्रेंचाइजी के पास वो फंड्स नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे हम ये? तो अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारी लीग और पीछे चली जाती रहेगी। दिस इज अ फैक्ट, सलमान साहब, वी हैव टू वेक अप टू इट। बिल्कुल सही बात है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमने जब शुरू के फर्स्ट 2 सीजन्स थे तो हमने देखा कि काफ़ी हाइप थी इन टर्म्स ऑफ फैंस बाइंग द टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द फ्रेंचाइजेज, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन आपको लगता है कि पीएसएल का, क्योंकि एक अलमिया ये था कि कुछ सीज़न उसके हुए यूएई में, उसके बाद वो पाकिस्तान आई, तो जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे वो ये सोच रहे थे कि सबसे बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो गेट मनी की सूरत में होगा। जब वो भी अचीव हुआ तो भी पता लगा कि अभी भी फ्रेंचाइज ओनर्स को पैसे नहीं बच रहे। इन टर्म्स ऑफ टीवी राइट्स हमारी मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई जितनी आप दूसरी लीग्स की अगर आप बात करें, आईपीएल की या ऑस्ट्रेलियन लीग की बात करें, तो उतना टीवी राइट्स में भी हमें रेवेन्यू नहीं दिखा फॉर फ्रेंचाइजेस। सो डू यू थिंक कि ये सारे चीज़ें होने की वजह से इस जो चीज़ आप कह रहे हैं उसमें डिले हुआ है, और अब मूविंग फॉरवर्ड शायद आई एग्री कि जब तक पाकिस्तान नहीं आई थी तो वी वर होपिंग कि पाकिस्तान जब आएगी तो गेट मनी बढ़ेगा, बट गेट मनी हैज ऑलवेज बीन, अगर आप इस मॉडल को देखें ना, तो गेट मनी हैज नेवर बीन
a very large chunk of a franchise league. Broadcasting इसकी बहुत बड़ा चंक होता है. हमारे यहाँ सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत बड़ा चंक बन जाती हैं. मगर एक्चुअली इसकी जो मेन वजह है ना वो ये है कि फ्रेंचाइजी को शुरू से हमने, और इसमें आई होल्ड माई सेल्फ जस्ट एज मच रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते भी हैं, हमने शुरू से फ्रेंचाइजीज के लिए एक प्री कंडीशन नहीं डाली. और वो प्री कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि देखिए इस फ्रेंचाइज, आप अपनी फ्रेंचाइज का ब्रांड बढ़ाएंगे, ब्रांड की एक्टिवेशंस को बढ़ाएंगे और आप इतने फ्रेंचाइज प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे ऑन एन एनुअल बेसिस. और इसके बारे में हम बैठ के हम जो मीटिंग्स हैं, रेगुलर क्वार्टरली मीटिंग्स जो हैं, उनमें ये डिस्कस करेंगे कि जी आपने वहां पे कितनी ट्रैक्शन की है और वो उसके लिए आपको जितनी मदद चाहिए होगी, हम वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल उन मुल्कों से, उन जगहों से, यूके से, यूएस से, जहां पे फ्रेंचाइजिंग बहुत भरपूर तरीके से होती है, वहां से लेके आएंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप उन चीजों को डेवलप करें. मैं थोड़ा सा आपको इसमें एग्जांपल दे दूं. हमने मैनचेस्टर तो इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमने स्टडी किया था, केस स्टडी जब हम ये कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के 3 बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम्स थे. एक तो जो सेंट्रल पूल जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शेयर और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स का शेयर, एंड देन गेट मनी. और फिर दूसरा उनके अपने जो स्पॉन्सरशिप राइट्स से, टीम स्पॉन्सरशिप, जो जर्सी के स्पॉन्सर्स होते हैं. तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम जो थी ये फ्रेंचाइजिंग थी. मैनचेस्टर यूनाइटेड ठीक है, पुरानी फ्रेंचाइज है, बट सीखना तो हमने वहां से ही इन फ्रेंचाइजी से ही है ना. इनके 250 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, यानी कि 250 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं. हम जब फ्रेंचाइजिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ मर्चेंडाइजिंग के बारे में सोचते हैं. सिर्फ मर्चेंडाइजिंग नहीं है ये, इसमें मर्चेंडाइजिंग है. इसमें आप इस तरह से देख लें कि अगर 5 मिलियन फैंस हैं तो वो 5 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं. वो फर्क टाइप्स की उनकी इनकम लेवल्स हैं, फर्क टाइप के उनके नीड्स हैं. आप फिर ये कस्टमर्स को लेके जाते हैं, असेस करते हैं और लेके जाते हैं फर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के पास जाते हैं, फूड एंड बेवरेज के पास जाते हैं, मर्चेंडाइज के पास जाते हैं. इस तरह और बहुत सी फ्रेंचाइजेज हैं जिनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, उनके साथ जाके आप को ब्रांड को ऑप्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं फिर आप मार्केट में, जो कि आपके ये जो फॉलोअर्स हैं वो उनको खरीदते हैं. तो फिर आप अपनी फ्रेंचाइज फॉलोइंग को मोनेटाइज करते हैं. ये 250 रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन्होंने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस तरह की क्रिएट की हुई हैं, और वो उनका 50% से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है. दूसरी चीज ये है कि जब आप इनको क्रिएट करते हैं, आपका ब्रांड विजिबल रहता है सारा साल. जब आपका ब्रांड विजिबल रहता है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, जर्सी स्पॉन्सरशिप, उसकी वैल्यूज ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं. ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि वो ऐसे ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहे हैं जो कि is alive, eyeballs are there throughout the year. तो ये पूरी एक साइंस है, पूरा एक बिजनेस है जिसको एज अ बिजनेस रन करने की जरूरत है. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एज एन इवेंट रन किया जा रहा है, एज अ बिजनेस नहीं रन किया जा रहा है. और इसमें फ्रेंचाइज ओनर्स का भी थोड़ा कसूर है. वो भी हम देखते हैं कि वो भी इसको इवेंट की तरह चलाते हैं. अगर उनको मर्चेंडाइज भी सेल करनी होती है, अगर अभी इसी रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें कि मर्चेंडाइज सेल करना है, तो वो इवेंट से 2 महीने पहले ही आते हैं मार्केट में कि मेरी ये ग्लैडिएटर्स की टी शर्ट है तो उस पर मर्चेंडाइज आ जाए. सो व्हेन वी लुक एट the franchise owners, they also run it like an event. Yes, I think you're absolutely right that they do run it like an event. But if you sit back and look at अगर आप पाकिस्तान के रिटेल सीन को अगर देखें तो हम रिटेल बिजनेस में we do well, but हम इतने आगे नहीं हैं. तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें से with the country across the border, or we compare it to other retail robust countries, तो हमें रिटेल बिजनेसेस पे काम करने की जरूरत है. अगर हम ये असम्पशन लेके जाते और हम कहते कि जी हमने इन फ्रेंचाइजीज को अब इनकलकेट करना है, इनको इनकी नॉलेज और इनकी जो एक्टिविटी है वो इस तरफ गाइड और गोड करनी है. मेरी ख्याल में 60% इसमें रेगुलेटर का भी काम है, 40% I would hold the franchisees responsible. बट सलमान साहब देखें, और भी तो और इश्यूज भी तो हैं. जब यही बात जो है हम फ्रेंचाइजीज से करते हैं, मर्चेंडाइजिंग की अगर हम एग्जांपल लेते हैं,
सो उनको भी इसीलिए सबसे बड़ा मसला होता है, बिकॉज हमारे यहाँ लॉ स्ट्रांग नहीं है, काउंटरफीटिंग का लॉ जो है वो कोई स्ट्रांग नहीं है। वो एक अच्छी जाहिर सी बात है, पेशावर ज़ल्मी हो गई, कोयटा ग्लैडिएटर हो गई, दे वांट अ गुड प्रोडक्ट, एक अच्छी सी वो अपनी मर्चेंडाइज निकालना चाहते हैं, मे बी एक अच्छी किट निकालना चाहते हैं, एक अच्छी जर्सी, एक अच्छी जैकेट, एक अच्छा जंपर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट उसकी प्राइस के मुकाबले में वो दुकान में कहीं किसी बाजार में जो है वो उसकी आधी से कम प्राइस की मिल जाती है, तो उनकी ये मर्चेंडाइज सारी ज़ाया हो जाती है। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस लॉ, क्योंकि ये लॉ स्ट्रांग नहीं है, इसकी वजह से वो सफ़र करते हैं, इसलिए मर्चेंडाइज पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना बिलीव नहीं करते उस पर। देखिए सवेरा, आप ब्रांड्स देखती हैं पाकिस्तान में, क्लोथिंग ब्रांड्स, बिल्कुल राइट, तो वो क्लोथिंग ब्रांड्स की आपकी नज़र में काउंटरफिट्स नहीं बनती हैं? बिल्कुल बनती है, मगर वो क्लोथिंग ब्रांड सक्सीड करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? मे बी क्योंकि जिसने जो महंगा, जिसने जो ओरिजिनल लेना है वो ओरिजिनल लेगा, जिसने नहीं ओरिजिनल लेना वो जाली ले लेगा। Absolutely. So you have to identify your target market and go after that target market with the product and service. ये cricket market that we have, those are masses. वो तो वो टिकट खरीद के और वो इतना खर्चा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। Yes, I agree. And you know, तो आप कुछ काउंटरफीट एलोकेट करते हैं कि आपको काउंटरफीट आपका बिकेगा, एक मैसेज भी हैं, बट आपकी जो क्रिकेट की फॉलोइंग है वो सिर्फ मैसेज, ऑब्वियसली नंबर्स में ज्यादा हैं, बट वो सिर्फ मैसेज नहीं है, वो पूरा एक पिरामिड है, ऊपर से लेके नीचे तक, अमीर से अमीर आदमी और इंसान और जो इतना वेल्दी नहीं है वो सब फॉलो करते हैं। तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट, बट उसकी वजह से आप रुक जाएं और कहें कि जी ये काउंटरफीट लॉ आ जाए, तो काउंटरफीट लॉ अगर पाकिस्तान में आ भी जाएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, यू नो, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग काउंटरफीट्स इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारे वहाँ इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे यहाँ उसका भी प्रॉब्लम है। बट मेरी नजर में यू नो ये मर्चेंडाइज है ना, ये तो सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, राइट। अब आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री देख लें, फूड एंड बेवरेज देख लें, मैं इस तरह की 10 और आपको चीजें निकाल के दिखा सकता हूँ।